क्या पश्चिम बंगाल में सत्ता की इमारत ढहने वाली है? मालदा में न्यायिक अधिकारियों पर हुए हमले ने सिर्फ कानून व्यवस्था पर ही सवाल खड़े नहीं किए, बल्कि ममता बनर्जी के उस अभेद किले में भी दरार दिखा दी है जिसे मुस्लिम वोट बैंक कहा जाता है। 2026 के चुनाव से पहले एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर जिस तरीके का बवाल मुस्लिम बहुल इलाकों में मचा है, वो क्या सिर्फ प्रशासनिक है या इसके पीछे मुस्लिम मतों के विभाजन का एक गहरा डर छिपा हुआ है? आज एनालिटिक इंडिया पर हम डिकोड करेंगे कि आखिर ममता बनर्जी को ओवैसी और हुमायूं कबीर के गठबंधन से इतनी घबराहट क्यों हो चली है। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि न्यायिक अधिकारियों के ऊपर जो हमले के घटनाक्रम हुआ है मालदा जिले में, वो इतना संवेदनशील है क्यों। दरअसल मालदा जिला बंगाल के उत्तरी हिस्से में स्थित है और इसे उत्तर बंगाल का गेटवे भी कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार, क्योंकि 26 के आंकड़े तो आए नहीं है, शुरुआत हुई है जनगणना की, 2011 के जो आंकड़े उपलब्ध हैं उसके अनुसार करीब 52% इस इलाके के अंदर मुस्लिम रहते हैं, यानी ये मुस्लिम बहुल जिला माना जाता है। और जिस क्षेत्र के अंदर न्यायिक अधिकारियों पर हमला हुआ, यानी कालियाचक जैसे जो इलाके हैं, उसमें तो 90% तक मुस्लिम आबादी है। और इस जिले के अंदर करीब 12 विधानसभा सीटें आती है, जिनमें लगभग सभी के ऊपर टीएमसी बहुत जबरदस्त तरीके से प्रभावी रहती है, जो कि स्वाभाविक भी है क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाका रह गया। अब यहाँ की जो संवेदनशीलता है वो इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि मालदा जिला बांग्लादेश से करीब 165 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। यहाँ से घुसपैठ, जाली नोटों की तस्करी और हथियारों का अवैध कारोबार बड़े पैमाने पर होता है। ऐसा माना जाता रहा है कि भारत के अंदर जो नकली नोटों का कारोबार होता था उसका 90% की सप्लाई जो है वो मालदा जिले से ही हुआ करती थी। इतना खौफ है सीमावर्ती इलाकों के अंदर मालदा जिले के कि वहां पे सुरक्षाकर्मी जाने से कतराते हैं। आपने देखा होगा कि जब जिला कलेक्टर को हाईकोर्ट की तरफ से ये आदेश दिए गए या चीफ सेक्रेटरी की तरफ से कहा गया कि आप जाइए, न्यायिक अधिकारियों का घेराव कर रखा है, उनकी जान को भी खतरा हो सकता है, लेकिन इतनी सूचना देने के बावजूद भी जिला कलेक्टर मौके के ऊपर पहुंचे नहीं। अधिकारियों में किस कदर खौफ है वहां जाने का, वो इस बात से समझा जा सकता है। और ये खौफ क्यों है? ये खौफ है वहां की डेमोग्राफी के कारण। मालदा जो है वो बांग्लादेश सीमा से सटा हुआ है, तो स्वाभाविक रूप से तस्करी जबरदस्त तरीके से होती है। इस पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर तस्करी का हब अगर कोई माना जाता है तो वो ये मालदा जिला ही माना जाता है। 90% हमने अभी आपको बताया ही कि भारत में आने वाले 90% जो नकली नोट है वो इसी इलाके से सप्लाई किए जाते हैं। अब ये स्थिति क्यों है? ये स्थिति इसलिए है कि एक तो बॉर्डर के ऊपर अपर्याप्त फेंसिंग, यानी पूरी तरीके से बॉर्डर को पैक नहीं किया गया है। अब नकली नोटों के अलावा गायों की तस्करी, ड्रग्स, हथियार और मानव तस्करी तक का जो मामला है वो यहाँ बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि बॉर्डर खुला हुआ है, इसकी पूरे तरीके से फेंसिंग नहीं हुई हुई है। इसके अलावा सीमा के दोनों तरफ, बांग्लादेश की तरफ भी और भारत की तरफ भी, पूरी तरीके से मुस्लिम आबादी से पैक है इलाका। लिहाजा ये पता ही नहीं चलता है कि कौन बांग्लादेश में था और कौन अब वहां से भारत के अंदर आ गया। और यही कारण है कि अब एसआईआर के खिलाफ जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है या जो अफवाहों का एक पूरा कारोबार शुरू किया गया है, उसकी सबसे पहली चिंगारी मालदा जिले के अंदर ही लगी हुई दिखाई दी। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि आखिर ये हो क्यों रहा है? बंगाल के दूसरे इलाकों के अंदर इस तरीके का प्रदर्शन क्यों नहीं हो रहा? इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि अफवाह ये फैलाई जा रही है कि मुस्लिमों के वोट जानबूझकर एसआईआर के तहत काट दिए गए हैं। जो बवाल मालदा में हुआ तो वहां अफवाह यही तो फैलाई गई कि 40% नाम काट दिए गए। इसी तरीके की अफवाहें पूरे मुस्लिम बहुल इलाकों के अंदर फैलाई जा रही है क्योंकि ये सभी को पता है कि एसआईआर के अंदर जो नाम कटे हैं उसमें से एक बड़ी संख्या में नाम मुस्लिम आबादी के हैं, क्योंकि बिना दस्तावेजों के और फर्जी तरीके से भारत में आए और यहाँ के वोटर बने और अब एसआईआर के तहत उनके नाम काट दिए गए। तो अब उस मामले को बहुत भावुकता के साथ में इन मुस्लिम बहुल इलाकों के अंदर ये कहते हुए उठाया जा रहा है कि अगर एसआईआर में आपका नाम वोटर लिस्ट से कट गया तो आपका राशन बंद हो जाएगा, आपकी तमाम सुविधाएं बंद हो जाएंगी, आपको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। यानी जो व्यक्ति जिस तरीके से डर सकता है उसको उसी तरीके से डर दिखाया जा रहा है और सिर्फ इसका एकमात्र उद्देश्य यह है कि विधानसभा चुनाव से पहले किस तरीके से मुस्लिम मतों की लामबंदी की जा सके। और इन मुस्लिम मतों के लिए अब जहां एक तरफ टीएमसी पूरे दबाव की राजनीति कर रही है, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम मतों में विभाजन के लिए हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी का गठबंधन भी चुनाव मैदान में आ गया है। और यही टीएमसी और विशेष तौर पर ममता बनर्जी की परेशानी का कारण है। ममता जानती हैं कि उनके खिलाफ नाराजगी का माहौल है। इसके अलावा उन्हें एक बात और पता है
कि पिछले 15 सालों के अंदर कोई भी मुस्लिम पार्टी ऐसी खड़ी नहीं हुई जो टीएमसी को काउंटर कर सके। लेकिन इस बार असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर का जो गठबंधन है वो खुद को एम टीम यानी मुस्लिम टीम कहकर चारों तरफ अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और ममता बनर्जी ये समझ रही हैं कि अगर मुसलमानों ने इसे अपनी पार्टी मान लिया तो जिन विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी 60% से ज्यादा है वहां पे उसे नुकसान हो सकता है। क्योंकि यही कहानी बिहार में भी दोहराई गई थी कि जिन सीटों के ऊपर मुस्लिम आबादी 20-30% थी वहां तो वो वोट राजद के पास में गया, लेकिन जहां मुस्लिम मतों की आबादी निर्णायक थी यानी 40-50% से ऊपर मुसलमान थे वहां मुस्लिमों के वोटों में बड़ी तादाद में सेंधमारी की असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने। यानी कहानी का सारांश ये है कि अगर बंगाल में ये लगने लगा मुसलमानों को कि उनकी अपनी पार्टी है और अगर वो उसके साथ जाते हैं तो वो अपना मुस्लिम प्रतिनिधि जिता सकते हैं, तो फिर उन्हें टीएमसी की जरूरत कहां पड़ेगी। ममता बनर्जी इसी कारण परेशान है। अब जो हुमायूं कबीर है, हुमायूं कबीर सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं ममता बनर्जी पे कि वोट तो चाहिए मुसलमानों के और बनवाएंगे मंदिर। यानी कुल मिलाकर ध्रुवीकरण करने की पूरी कोशिश हुमायूं कबीर और ओवैसी की तरफ से भी की जा रही है। और इन चीजों ने टीएमसी की और ममता बनर्जी की परेशानियों को बढ़ाना शुरू कर दिया है, क्योंकि करीबन 60 से 70 सीटें तो ऐसी हैं बंगाल के अंदर जहां मुस्लिम आबादी 50% से ज्यादा है। वहां अगर मुस्लिम मत कट भी जाते हैं तो बीजेपी नहीं जीतेगी। इन सीटों के ऊपर अगर मुसलमानों ने यह सोच लिया कि फिर जब हमारा ही प्रतिनिधि जीतना है तो हमारी पार्टी होनी चाहिए, टीएमसी को हम वोट क्यों दें, यह सोच बंगाल में धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और ममता बनर्जी की परेशानी भी इस सोच के कारण बढ़ती जा रही है। टीएमसी को यह पता है कि लगभग 125 सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम डोमिनेंस वाली हैं। अगर कुल मिलाकर 5% वोट भी इस गठबंधन के कारण यानी हुमायूं कबीर और ओवैसी का जो गठबंधन है इसके कारण अगर 5% वोटों का नुकसान भी ममता बनर्जी को और टीएमसी को हो गया तो सत्ता बदल जाएगी। क्योंकि बीजेपी और टीएमसी के वोट शेयर के अंदर लगभग 10% का फर्क था और बीजेपी इस बार बहुत जबरदस्त तरीके से एग्रेसिव और बहुत प्लानिंग के तहत चुनाव मैदान के अंदर है। बीजेपी का ग्राफ बढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार में बीजेपी आएगी या नहीं आएगी ये जनता को तय करना है, लेकिन बीजेपी का वोट शेयर भी बढ़ रहा है, उसका ग्राफ भी बढ़ रहा है, ये तय है। ऐसे में वो जो 10% का अंतर 2021 के विधानसभा चुनाव में था वो लगातार सिकुड़ता जा रहा है। अब ममता बनर्जी को लग रहा है कि अगर हुमायूं कबीर और ओवैसी की पार्टी ने 5% वोट भी तोड़ लिए पूरे स्टेट के ऊपर तो होगा ये कि ममता बनर्जी से बीजेपी आगे भी निकल सकती है और बंगाल की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। और इसी से बचने के लिए ममता बनर्जी ने अब विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया, क्योंकि वो जानती हैं कि अगर विकास के नाम पर वोट नहीं मिले तो भावनाओं के नाम पर तो मिल सकते हैं। इसीलिए एसआईआर को एनआरसी और सीएए से जोड़कर पेश किया जा रहा है। मुस्लिम बहुल इलाकों में डर फैलाया जा रहा है कि बीजेपी उनकी नागरिकता छीन लेगी। इसके अलावा ममता बनर्जी अब बांग्ला संस्कृति बनाम बाहरी का कार्ड खेलने की कोशिश भी कर रही है। जबरदस्त तरीके से प्रचार प्रसार इसको लेकर किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी इस दाव के अंदर इस बार आने को तैयार नहीं है और बीजेपी बिना सोचे समझे ममता के किसी भी आरोप का कोई जवाब देने से बच रही है। जानकारों का यह कहना है कि यही कारण है कि ममता के मन में इस बार घबराहट है। अब ममता की पूरी कोशिश इस बात को लेकर है कि बंगाल का माहौल ऐसा बनाया जाए कि सुप्रीम कोर्ट या केंद्र सरकार उनके खिलाफ कोई बड़ा डिसीजन ले या कोई बड़ी कार्रवाई करे और इसके साथ ही वो बंगाल के अंदर अपने आप को विक्टिम के तौर पर प्रचारित करके लोगों की सहानुभूति बटोर सके। लेकिन ना तो केंद्र सरकार उनको ये मौका दे रही है और ना चुनाव आयोग उनको मौका दे रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने तय कर लिया है कि तमाम तरह की पाबंदियां लागू की जाएंगी ताकि किसी भी तरीके से बंगाल में फेयर इलेक्शन को प्रभावित नहीं किया जा सके। मतदाताओं को बूथ तक पहुंचाने के लिए जो भी प्रयास किए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट उसके लिए चुनाव आयोग को पूरा फ्री हैंड दे रहा है, क्योंकि सब ये जानते हैं कि बंगाल के अंदर फेयर इलेक्शन का मतलब है मतदाताओं का बूथ तक पहुंचना। अगर हिंसा के माहौल में मतदाता बूथ तक ही नहीं पहुंचेगा तो फिर उसे फेयर इलेक्शन कैसे माना जाएगा। और ये सब चीजें ममता को परेशान कर रही हैं और इस परेशानी के अंदर यानी कोर्ट में खाज वाली जो स्थिति है वो पैदा कर दी है हुमायूं कबीर और ओवैसी ने, क्योंकि मुस्लिम मत ममता के 15 साल का आधार रहे हैं और अगर इनमें विभाजन हुआ तो 15 साल की सत्ता जाने में भी देर नहीं लगेगी। ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि मालदा की हिंसा केवल एक शुरुआत है या फिर एक चेतावनी। अगर मुस्लिम वोट बैंक में विभाजन हुआ तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलना तय है, ठीक वैसा ही जैसा हमने बिहार के 2020 विधानसभा चुनाव में देखा था। तो क्या ओवैसी बंगाल की सत्ता के अंदर एक बड़े बदलाव का कारण बनेंगे या फिर ममता बनर्जी अपने विक्टिम कार्ड के दम पर इस सेंधमारी को रोक पाएंगे? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।